10 नवंबर के टेस्ट के बारे में पता है ना सभी को? यस मैम। कॉन्वेकेशन। तो कैसी तैयारी कर चल रही है, क्या आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? कैसी चल रही है तैयारी? म्यूट चली नहीं रही। ओह, कन्हैया बताओ। एक तो मेरे को ये मेरे मेंटरशिप वाले कनुप्रिया, कनुप्रिया है ना? कनुप्रिया बोलो जरा, हाय हेलो करो। कनुप्रिया यस मैम। कैसी हो कनुप्रिया? कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक है। ठीक तो हो, बट मेरे को एक बात बताओ, ग्रुप जो मेंटर वाला ग्रुप है उसमें कैसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तुम लोगों का किसी भी ग्रुप में? जो भी बच्चे ये इंक्लूडेड हैं, किसी में भी क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो? या तो खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो बताओ, क्या चल रहा है? क्यों नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स? रजत, रजत भी ग्रुप में रिस्पॉन्स नहीं करता है। शिवम तो बिल्कुल ही गायब है। एक नयन सी, अब तो नयन सी भी नहीं रिप्लाई करती है ग्रुप में। ठीक है। रजत बताओ भाई, तुम तो बिल्कुल ग्रुप से गायब हो गए। तुम मेरे मेंटरशिप ग्रुप में हो रजत, इफ यू हैव आइडिया। पहले तो तुम लोग सब इसी पे तुम लोगों से बात करूंगी मैं। बताओ। ठीक है, शिवम गांव में था। गॉट इट। रजत तुम भी गांव चले गए थे शिवम के साथ साथ? नहीं रजत, तुम्हारा किस ग्रुप में एक मैसेज तक नहीं आया, ना एक असाइनमेंट आया है। देखो, ये रहा मेरा ग्रुप, और इसमें मैं अगर रजत को ढूंढती हूँ, रजत की तरफ से कोई भी एक असाइनमेंट आया हो। नहीं है कोई। रजत तुम्हें पता? ओ, ओके, अभी ठीक है। ठीक है। तो देखो, असाइनमेंट करने का मतलब ये स्कूल की तरह मत लो इन असाइनमेंटों को। स्कूल में मैडम ने दे दिए तो वो करके देने हैं, है ना? डोंट टेक देम एज अ बर्डन। बर्डन की तरह नहीं लेना। असाइनमेंट की जरूरत क्या है ये तुम्हें बता रहे हैं, वो चैप्टर्स जो प्रायोरिटी पे हैं वेटेज के अकॉर्डिंग। जेई मेंस की वेटेज के अकॉर्डिंग ये चैप्टर्स प्रायोरिटी पे हैं। तो हम चाहते हैं पहले ये चैप्टर्स तुम अपनी सेल्फ स्टडी में लेके आओ और उनके 10 क्वेश्चन कर लो। हम लोग ये चाह रहे हैं, ये है इसका मेन मोटिव। ठीक है, अब तुम पता नहीं सेल्फ स्टडी में कौन से चैप्टर्स पढ़ रहे हो जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, टफ हैं, फिर भी एक सवाल उठ के आ रहा है, तुम उसमें 10 दिन लगा रहे हो, पर आउटपुट कुछ है नहीं। तो हम ये नहीं चाहेंगे ना। तो इसीलिए ये असाइनमेंट है, इससे हमें ये पता लगेगा कि बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेन एजेंडा। तो जब भी तुम्हें परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, बस एक मैसेज ड्रॉप कर दो उसमें। ये जो तुम्हारा ग्रुप है उसमें एकदम ऐसे हो जाओ फ्रेंड, है ना, एकदम फ्रेंकली कि मैम नहीं आ रहे, तो उसमें मैसेज ड्रॉप कर दो कि मैम मैं बीमार हूँ तो नहीं कर पाऊंगा, बस इस दिन मैं दे दूंगा। बस इतना कर देते हैं। तो तुम लोगों के लिए ये 2.5 महीने, देखो मेरा तो कुछ जाएगा नहीं अगर मैं तुम्हें ना बोलूं बार बार, ना ना कोई कन्हैया सर बोले, ना तुम्हें कोई वो हर्षित सर बोले, तो हम लोगों का कुछ नहीं जाएगा, है ना? बट हमको ये चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। इस बैच को पढ़ाया है तो इस बैच से एटलीस्ट सारे बच्चे निकल जाएं, अच्छा परफॉर्म कर लो तुम लोग। ठीक है, बस यही चाहिए। और टीचर्स डे पे तुम लोगों ने प्रॉमिस भी किया था। प्रतिष्ठा मैडम, आप बताइए, आप कहाँ गायब है?
प्रतिष्ठा पहले तो इतना, गुड इवनिंग प्रतिष्ठा, किधर गया वो? कहीं नहीं मैम। देखो अभी 10 नवंबर के टेस्ट में तुम सबको अपनी अब पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या नहीं आ रहा है। मेजर टेस्ट है, इतने मेजर टेस्ट हो चुके हैं और ये तुम्हारा फुल सिलेबस है, 11th का फुल और 12th का भी लगा लो, फुल फुल ही है अगर मॉडर्न फिजिक्स छोड़ दी तो। शिवम सुरेंद्र, शिवम रुक जाओ, ठीक है। तो 10 नवंबर के टेस्ट पर तुम सबके टेस्टों पे मेरी नजर रहेगी, कौन क्या पढ़ रहा है, क्या नंबर लेके आए हो तुम। और दिल्ली वाले बच्चे हैंड रेज करना, जो ऑफलाइन टेस्ट के लिए आ रहे हैं और जो आएंगे ऑफलाइन टेस्ट। दीपांशी, नयनसी, शाश्वत, प्रियांशी, नयन, मानव, सूरज, ठीक है। तो अब की बार शायद ऑफलाइन टेस्ट में मैं भी तुम्हें देखने को मिल सकती हूँ, दिल्ली वाले बच्चों को, ठीक है, शायद मैं भी आ सकती हूँ, ठीक है। तो सभी बच्चे अब, दिल्ली वाले सारे बच्चे आएंगे टेस्ट देने। क्लैपिंग नहीं, सारे आओगे तब मैं क्लैप करूंगी सबके लिए। एवरीवन हैज टू कम। हाँ प्रियांशी बोलो। इसके लिए था आने के लिए, ठीक है। चलो अपना टॉपिक शुरू करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस हफ्ते तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, अगले हफ्ते रिवीजन 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 चलेगी एकदम अच्छी वाली। चैप्टर है न्यूक्लियाई। तो इसमें से मेजर पोर्शन डिलीट हो चुका है, ठीक है। इसमें से आधे से ज्यादा पोर्शन रेडियो एक्टिविटी जो पहले था वो तुम्हारे लिए डिलीट हो चुका है, खुश खुश हो जाओ सारे जने। बहुत कम पढ़ना है, ठीक है, जो टफ पार्ट था वो डिलीट हो गया है इसका। इजी वाला पार्ट है वो तुम्हें पढ़ना है, मुश्किल से 1 लेक्चर या 2 लेक्चर इसमें लगेंगे। हमने एटम पढ़ा, ठीक है। एटम में थोड़ा बहुत हमने देखा था न्यूक्लियस के बारे में, है ना? अच्छा मुझे बताओ न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया? एटम तो पढ़ाई है, उसी में बताया था, वो डिस्कवर न्यूक्लियस। रदरफोर्ड। वेरी गुड। रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। अभी उसी न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ना है। देखो एटम का साइज पढ़ चुके, एटम का साइज कितना होता है, कैसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वो सब देख लिया, कैसे ट्रांजिशन लेता है इलेक्ट्रॉन, वो हम पढ़ चुके। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में देखो क्या क्या है तुम्हारे सिलेबस में, न्यूक्लियस का मतलब साइज क्या है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद ये बाइंडिंग एनर्जी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये स्टार मार्क कर लो, यहीं से सवाल आएगा बस। यही एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएंगे। रेडियो एक्टिविटी डिलीटेड है, ठीक है, नहीं पढ़ना है बस। ये ऊपर के 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं तो वो ही हम लोग पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियाई है, पहले देखो न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन पे बाद में जाएंगे। न्यूक्लियाई, अब तुम्हारा जो न्यूक्लियस होता है, देखो ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, इस एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। अगर तुम्हें इमेजिन कराऊं तो ऐसा लगा लो कि जिस रूम में तुम बैठे हो ये तुम्हारा पूरा एटम है, और एक छोटा सा पॉइंट, अगर सिर्फ पॉइंट की बात करूं, इस रूम में एक छोटा सा पॉइंट वो तुम्हारा न्यूक्लियस होगा। मतलब न्यूक्लियस इतना छोटा है एज कंपेयर टू कंप्लीट एटम, क्योंकि पूरा एटम कैसा है, वेकेंट स्पेस है, दिस इज एम्प्टी स्पेस, ठीक है, ये पूरा एम्प्टी स्पेस है। इस पूरे एम्प्टी स्पेस में एक पॉइंट साइज जितना जो मास है उसी को बोला गया है न्यूक्लियाई। ये हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस देखो इतना हैवियर और इतना डेंसर मास है जो कि एक बहुत छोटी सी जगह पर कन्फाइंड है, उसी को न्यूक्लियस बोला है। अब ये न्यूक्लियस किस किस चीजों से मिलके बना है, तो ये इस न्यूक्लियस मिलके बना है किस किस से, बताओ पता है तुम्हें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है तुम्हारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के पास होता है प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन। अगर इनकी बात करूं तो प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, प्लस, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो यानी न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, अगर मास की बात करें, अगर मास की बात करूं, अगर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सिमिलर होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर माने तो मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से देखो वो बेसिक्स ये, तो मास ऑफ प्रोटॉन को हम क्या मान सकते हैं, नियरली इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन है, राइट। यस मैम। उनके मास बराबर है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है। अब एक चीज होती है जो तुमने पढ़ी होगी, एक चीज होता है एटॉमिक नंबर। देखो ये पहले ही तुम लोग पढ़ चुके हो, बचपन की चीजें हैं, एटॉमिक नंबर। दूसरा चीज होता है, दूसरा होता है हमारे पास एटॉमिक मास। तो नंबर में मान लो अगर मैं ऑक्सीजन लिखती हूँ, ऑक्सीजन का 8 लिखा और ये लिखा 16, इसमें मुझे बताओ एटॉमिक नंबर क्या है, 8। मैम 8 एटॉमिक नंबर, हाँ, और 16 क्या है बच्चों, मास, एटॉमिक मास। मास। अब देखो, अब इसमें 8 क्या है, जो ये एटॉमिक नंबर 8 है, ये 8 है क्या, बताओ। नंबर ऑफ ये 8 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नहीं, 8 एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो क्या है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, आयोनाइज हो सकता है ना तुम्हारा एटम, एटम तो आयोनाइज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है उसमें से। तो इलेक्ट्रॉन कई बार प्लस माइनस हो सकते हैं, बट प्रोटॉन हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं हो सकते, जितने अगर किसी एटम के पास इतने प्रोटॉन है वो उतने ही रहेंगे। तो एटॉमिक नंबर को हमेशा हम लोग किससे डिनोट करेंगे, प्रोटॉन से, कि जितने प्रोटॉन है वही हमारा एटॉमिक नंबर है। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं तो इस ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8 आया, एटॉमिक मास 16 आया, प्रोटॉन कितने आए, 8। 8। अच्छा, अब बात आई न्यूट्रॉन की, तो बच्चों न्यूट्रॉन कितने होंगे, 8। न्यूट्रॉन होंगे, मास में से नंबर को माइनस कर दो, है ना, मास में से नंबर को माइनस कर दो, यानी 16 माइनस 8, तो कितना आया आपके पास, न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 न्यूट्रॉन है। कितने न्यूट्रॉन है, 8। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, मास में से नंबर को माइनस करके। और देखो मास के लिए हम लोग सिर्फ और इलेक्ट्रॉन को नहीं कैलकुलेट करते, क्यों नहीं करते इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट, जैसे यहाँ देख रहे हो एटॉमिक मास 16 लिखा हुआ है, जबकि आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन भी हैं। सुनो, 8 तो क्या, जैसे अब मैं इसकी बात करूं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, सब एग्री कर रहे हैं। ऑक्सीजन में ये 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें हैं, बट फिर भी मास में 16 लिखा हुआ है, 24 क्यों नहीं है, क्यों नहीं है 24, क्योंकि मैम हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए मैम इलेक्ट्रॉन का नहीं लेते मैम मास। वेरी गुड। इसमें बच्चों किस किस का मास लिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास इंक्लूडेड है। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बहुत स्मॉल है, तो इलेक्ट्रॉन के मास से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम किसका मास लेके चलते हैं, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। ठीक है, अब जैसे कोई बताएगा कितना मास होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन का देखो 9, मेरे को पावर्स में याद है, इलेक्ट्रॉन का होता है 10⁻⁻31 में, है ना, और प्रोटॉन का होता है 10⁻⁻27, ये कुछ होता है। तो देखो प्रोटॉन इससे कितना हैवियर है, 4 टाइम्स हैवियर है, कितने टाइम्स हो गया ये, 27, 20, 29, 30, 31, यानी 10⁻⁴ का फर्क है। तो अब देखो जिसकी पावर में इतने का फर्क हो, तो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं लेके चलेंगे।
तो ये रीजन है। मास नंबर न्यूक्लियॉन से होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आया है, एटॉमिक नंबर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन आएगा। एटॉमिक मास ये वही चीज है, इट इंक्लूड द मास ऑफ 3 सबएटॉमिक पार्टिकल दैट मेक्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम हटा नहीं सकते। द इट्स यूनिट इज, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होगी, किसमें कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक मास को, AMU, AMU में। एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। अब एएमयू क्या होती है बताओ जरा, 1 एएमयू। अब देखो मान लो किसी का एटॉमिक मास कुछ भी है, तो हम पहले 1 एमयू एएमयू पता होना चाहिए कि 1 एएमयू किसके बराबर है। तो 1 एएमयू किसके बराबर होता है बताओ, किसके बराबर लिया गया है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम, है ना, मास ऑफ, yes ma'am, मास ऑफ एटम ऑफ, ये तो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मैम C14 का लेते हैं ना, नहीं 12 है, 12 मैम लेते हैं। 12 लेते हैं, 14 नहीं है, C612 है, ओके मैम। 12 ही होता है। हाँ, तो एएमयू में क्या है कि हम जो कार्बन का एटॉमिक मास है उसका 1/12 कर दे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, 1 एएमयू मिल जाएगी। तो ये रहा 1/12 ऑफ द मास ऑफ 12 ऑफ कार्बन एटम। तो ये 1 यू किसके बराबर है, ये यूनिट। तो 1 यू बराबर है आपके 10 टू द पावर -27 kg। ये याद रख लो, नहीं याद रहती है तो भी गिवन हो जाता है एग्जाम, पावर्स में याद रख लो मोटा मोटा, 10 टू द पावर -27 kg। चलो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओ फटाफट। मैम नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 79 है। प्रोटॉन से बच्चे बोल रहे हैं 79, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी फिर 79 हो जाएंगे। yes मैम, देखो इलेक्ट्रॉन्स का नहीं पता लगा सकते, पता नहीं ये अभी एयू का जो है ग्राउंड स्टेट में है कहाँ पे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पूछेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लिखा है तो अगर सिंपल केस मान के चलेंगे तो वो इक्वल टू 79 कर देंगे जनरल केस में, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 118, 118। 118. 118। तो सेम वही चीज लगानी है। अब देखो जो न्यूक्लियाई है ना तुम्हारा, वो ना कई बार हम लोगों को अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, जैसे हमें उसके आइसोटोप्स देखने को मिलेंगे, आइसो बार्स देखने को मिलेंगे, आइसोटोन्स देखने को मिलेंगे। अब इनका क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से समझो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। आइसोटॉप्स, अब इनको मैं ये भी बताऊंगी कैसे याद रखो। देखो आइसोटॉप्स है तो यहाँ पे ना पी को पकड़ो, आइसोटॉप्स, यहाँ पर पी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर तुम्हें क्या सेम देखने को मिलेगा, पी से क्या डिनोट होता है, देखो 3 चीजें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अभी तो एटम न्यूक्लियर की बात करेंगे तो 2 चीज होगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। अगर पी से हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, तो यहाँ पे देखो क्या है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटम, विच हैव द सेम क्या है, सेम प्रोटॉन, जिसमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, आइसोटॉप्स कहलाया जाएगा। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो कैसे, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन का ट्रीटियम है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है बताओ, मैम 1। 1, ड्यूटेरियम के पास कितना प्रोटॉन है, मैम 1। 1, प्रोटॉन, मैम प्रोटॉन 1 ही है। हाँ प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन कितना है, मैम 1। 1। अब हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन 0 था, है ना, ट्रीटियम में देखो प्रोटॉन कितना है, 1 है ना, और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो जब भी तुम्हारे 2, प्रोटॉन्स क्या हो, बराबर हो, बट एटम्स कैसे होने चाहिए, देखो सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट में अगर तुम्हारे प्रोटॉन्स बराबर हैं तो वो क्या कहलाया जाएगा, आइसोटॉप्स। तो पी से पहचानोगे, आइसोटॉप्स का मतलब अगर लिखा आ जाए कि कौन सा इनमें से आइसोटॉप्स है बताओ, तो सबसे पहले तो पी से देखो प्रोटॉन, उन सब में प्रोटॉन्स बराबर होने चाहिए। अब मान लो वो प्रोटॉन तुम्हें ऐसे बराबर करके दे दे, एक तो जैसे मैं बताती हूँ हाइड्रोजन का दे दे 1 और फिर यहाँ पे दे दे
हीलियम का करके दे दे 1 और यहाँ पे दे दे 2। मान लो हीलियम को उसने आयनाइज कर दिया, ठीक है। अब क्या ये आइसोटॉप है, बताओ जरा, इज आइसोटॉप? नो मैम। नो, ये नहीं है, नो दिस इज Yes, नॉट ma'am. आइसोटॉप। आइसोटॉप में देखो क्या लिखा हुआ है, ये आइसोटॉप क्या है, सेम एलिमेंट होना चाहिए, Same element. ये इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट मिल गए, एक तो प्रोटॉन बराबर होने चाहिए, दूसरा सेम एलिमेंट के होने चाहिए, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाएगा, आइसोटॉप्स बोला जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपनी कॉपी में लिख लो, प्रोटोन पी से याद करोगे, पी प्रोटोन और प्रोटोन यानी सेम एलिमेंट के होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बताऊं क्या ये, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कार्बन का, ठीक है, जैसे कार्बन का 611, कार्बन का 612, कार्बन का 613, क्या ये आइसोटॉप है? Yes, ma'am. हाँ, तो दिस इज आइसोटॉप, मैम। दिस इज आइसोटॉप, करेक्ट। ये क्या है, ये हमारा आइसोटॉप है, बिल्कुल करेक्ट। तो सेम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्लोरीन, तो सेम एलिमेंट है, क्लोरीन क्लोरीन, तो 17, बिल्कुल इसका भी 17, तो यस दिस इज ऑल्सो अ आइसोटॉप। अब बात आती है आइसोबार। आइसोबार क्या होंगे? आइसोबार देखो वो न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि अलग अलग एटम के हैं, सेम एटम के हैं, क्या है, उनके मास नंबर अलग है, मतलब सॉरी मास नंबर क्या है, सेम है उनको, उनको बोला गया है आइसोबार। बार से ऐसे समझ लो, जैसे ए होता है ना, बार कहाँ लगता है, ऊपर, किसी भी चीज के बार कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। अब किसी को भी एलिमेंट को लिखते हो, जैसे ऑक्सीजन का लिखते हो 612, तो यानी ऊपर वाला नंबर क्या होता है, मास नंबर, है ना। अब नाइट्रोजन का लिखोगे 714, तो ऊपर वाला क्या होता है, मास नंबर। तो ये याद रख लो, अगर बार है तो बार ऊपर लगेगा, तो ऊपर वाली जो चीज है वो कैसी होनी चाहिए, वो हमारी सेम होनी चाहिए, तो वो कहलाई जाएगी आइसो बार। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, यहाँ पे देखो दोनों, इसके पास भी मास नंबर 3 और हाइड्रोजन के पास भी मास नंबर 3, तो ये हमारे आइसोबार हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आइसोबार। और एग्जांपल्स दो आइसोबार के, चलो एक दो एग्जांपल्स और दो। अरे नाइट्रोजन का बना लो, कार्बन और नाइट्रोजन का, कार्बन का कितना होता है, मैम 14 होता है, कार्बन C14। हाँ, कार्बन का 16 भी हो जाता है, ठीक है। जैसे कार्बन C16 और नाइट्रोजन का ले लूं मैं, नाइट्रोजन का ये 7 कर दूं और ये 16, ऐसे ऑक्सीजन का ये कितना होता है 8 और ये कर दूं मैं 16, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सारे हमारे आइसोबार हैं, दीज आर ऑल आइसोबार्स। आइसोबार तो बहुत इजी हो गया, बस ऊपर वाले देख लो, ये सेम, तो यस। अब देखो तीसरा क्या होता है, आइसोटोन। अब यहाँ पर देखो टोन से एन को देखो, वहां पे टॉप था तो पी देखा, तो पी में प्रोटोन सेम, यहाँ पे टोन है तो एन देखो, एन से क्या सेम होने चाहिए, न्यूट्रॉन, क्या सेम होना चाहिए, न्यूट्रॉन। तो देखो क्या कह रहा है, वो न्यूक्लियाई जिनके पास का नंबर हो बट डिफरेंट जेड हो चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो मास भी अलग है, प्रोटोन भी अलग है, बट इनका माइनस निकालो एक बार, 190 में से 80 माइनस करो, न्यूट्रॉन 118 आ रहा है। 18। और सेम एयू का देखो, मैम 118। है मैम दोनों यस का मैम, 118 है। ठीक है, तो दोनों का आ रहा है 118। तो देखो दोनों को माइनस करके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये न्यूक्लियाई कैसी हो गई, ये न्यूक्लियाई हो गई आइसोटोन्स न्यूक्लियाई, क्योंकि इनमें एन सेम है, ठीक है। अब ये भी देखो क्या है, डिफरेंट एटॉमिक, ये किसकी है, डिफरेंट उसकी है, अलग अलग, ठीक है।
और सेम भी हो सकती है, जैसे आइसोटोन्स लिखती हूँ। आइसोटोन्स देखो तुम्हारे कौन कौन से हो गए, मुझे एक बार बताओ, क्या ये आइसोटोन है? ये यस मैम। कौन कितने हैं? मैम 8। 8। बिल्कुल, ये हमारा आइसोटोन है। तो आइसोटोन सेम उसके भी हो सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग भी हो सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आइसोटोन और आइसोबार में कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसमें बस क्या देखने हैं, नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। अगर नंबर बराबर है न्यूट्रॉन के तो आइसोटोन है। ऐसे ही आइसोबार में अगर उनका मास बराबर है तो वो आइसोबार। कंडीशन बस किसमें थी, आइसोटॉप्स में थी। आइसोटॉप्स में कंडीशन थी, वहां पर सेम न्यूक्लियाई होनी चाहिए, ठीक है, बस एक आइसोटॉप्स में कंडीशन। क्लियर है तीनों चीजें? यस तो मैम। टॉप्स और बार, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि यही है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। वन AMU की वैल्यू लिख देती हूँ। तो 2 कार्बन है, इनका एटॉमिक मास होता है। अब अबेंडेंस पे देखो डिपेंड है। ये वाला जो कार्बन है इसकी अबेंडेंस है हमारे पास 98%। ये वाला जो कार्बन है ये रेयरली मिल रहा है, इसकी अबेंडेंस है 1.1%। तो इसका हमने क्या निकाला, इसका हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया, ठीक है। इनका एवरेज निकाल लिया कैसे, तो ऐसे किया, जैसे मान लो इसको कैसे किया, जैसे परसेंटेज वाले फॉर्म, परसेंटेज में करते थे ना हम लोग, अगर कभी पढ़ा हो परसेंटेज वाला, कि अब मेरे पास ये चीज है, एक मिल्क है, ठीक है, एक मान लो ऐसे बता देते हैं, जैसे मान लो ये मिल्क है, मान लो ये मिल्क है, इसमें 50% तो मिल्क है और 50% वाटर है, ठीक है। अब इसका एग्रीगेट निकालना था और ये पूरा टोटल कितना है, मान लो इसका मास दिया हुआ है टोटल का 1 लीटर, ठीक है, ऐसे करके निकालते थे। तो यहाँ पे भी यही है, एटॉमिक मास दिया हुआ है कितना, 12, और 12 है कितने परसेंट, 98% है। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 98.89% के लिए अपॉन में 100 लगा दिया, प्लस एवरेज कराया ये कितना परसेंट है, 1%, तो अपॉन में 100 लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसके एटॉमिक मास से 13 से। तो इनका वेटेड एवरेज कितना आ गया, दोनों कार्बन का इतने एटॉमिक यूनिट आ गई, ठीक है, 12 × U। तो परसेंटेज का यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया। ये मान लो जैसे मैं तुमको बोलती हूँ कि हमारे पास एक यूरेनियम है, यूरेनियम एक 235 है, एक यूरेनियम कितना है 238। इसमें से रेयर कौन सा होता है, 235, ठीक है। 2। मान लो यूरेनियम 235 रेयर है, मैं बोल रही हूँ ये आपके पास है 1% और ये है आपके पास 98%, ठीक है। या मान लो इसको 98.99 कर लो और इसको कर लो 1.11%, ठीक है, 99.99, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि इसका एवरेज वेटेड निकालो, तो अब एवरेज वेटेड फिर से इनका परसेंटेज फॉर्म में निकाल दोगे, मास इनका लिख लो, मान लो इसका 70, ये भी 78, और सपोज कर लो इसका भी कुछ 78 कुछ है। तो अब कैसे निकालोगे, ये तुम्हें गिवन होगा इसका एटॉमिक यूनिट, इसका भी एटॉमिक यूनिट गिवन होगा, बस क्या करना है उस AU को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, परसेंटेज से, अवेलेबिलिटी ऑफ परसेंटेज। फिर दूसरी
एटॉमिक यूनिट इनटू जो परसेंटेज गिवन है उससे, तो ये क्या आ गया, एवरेज निकल गया। ठीक है, परसेंटेज को चेंज कर लोगे अपॉन 100 लगा के, इसको भी अपॉन 100 करके, तो ये वही चीज की हुई है। बेसिक था। अब देखो न्यूक्लियाई का साइज के बारे में बात करेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वही हम लोग पढ़ चुके हैं ये पहले ही, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द, कोई भी चीज आ रही है तो कितनी मिनिमम डिस्टेंस है वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, उसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोला था, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं। बताओ पुरानी क्लास में पढ़ा था क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक और चीज थी डिस्टेंस मैम ऑफ जो अल्फा पार्ट मैम अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से जब वो टकराने आता है मैम, तो वो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है जहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, उस डिस्टेंस को कहते हैं। एक और था इम्पैक्ट पैरामीटर, वो क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर बताओ। मैम वो दो चीज पढ़ाई परपेंडिकुलर थी, डिस्टेंस क्लोजेस्ट होता है। अप्रोच और एक थी इम्पैक्ट पैरामीटर। वेरी गुड। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से लेते हैं। मैम जो न्यूक्लियस से ज्वाइनिंग लाइन होती है उससे। किस किस के बीच में लेंगे, परपेंडिकुलर है ना, तो किसके बीच में लेंगे। मैम एक तो वो जो अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर होता है किसी एंगल थीटा से, और हाँ, दूसरा उसकी मतलब इनिशियल न्यूक्लियस से उसके वेलोसिटी, साथ। अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी से, है ना, अल्फा पार्टिकल यस की मैम। इनिशियल वेलोसिटी और तुम्हारा जो ये न्यूक्लियस है इसके बीच में बनने वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोला गया था, इम्पैक्ट पैरामीटर, है ना। और क्लोजेस्ट अप्रोच, ये पार्टिकल जो है कितने क्लोजेस्ट से होके गुजरेगा, मान लो अगर ये पार्टिकल यहाँ से होके गुजरेगा तो दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना, ये क्लोजेस्ट है यहाँ पे पार्टिकल, तो इसको बोला क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखो साइज की बात करेंगे, न्यूक्लियस की रेडियस किस पे डिपेंड करती है, तो देखो यहाँ पे रेडियस निकालेंगे न्यूक्लियस का। देखो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे ए का मतलब है एटॉमिक मास पे, ठीक है, एटॉमिक मास पे। तो देखो ये कितना हो गया, न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए क्या है ध्यान रखो, ए इज द एटॉमिक मास, ठीक है, ये मास है तुम्हारे किसी भी पार्टिकल का। अब अगर रेडियस यहाँ से निकालना चाहो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे एक कांस्टेंट बिठाना पड़ेगा, ये आर किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, इक्वल्स टू कांस्टेंट बैठाओगे आर नॉट, इस क्यूब को यहाँ पे लेके जाओगे तो ये किसके बराबर आया, ए की पावर 1/3। तो ये क्या है, रेडियस आई है निकल के, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास के। देखो कैसे कैसे है ये समझो, मान लो एक तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, एक तुम्हारे पास है क्या माने कोई ऐसा एटॉमिक नंबर बताओ जो तुम्हें याद हो और बड़ा हो, कोई एटॉमिक नंबर बोलो। क्लोरीन का कितना होता है, मैम एटॉमिक नंबर होता है 17 और मास होता है 35.5। चलो ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को देखूं और क्लोरीन के न्यूक्लियस को देखूं तो इसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, एक प्रोटॉन, और क्लोरीन के में क्या क्या मौजूद है, देखो 17 तो प्रोटॉन है इसके पास और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 18। ना, तो आप यस एक मैम। बार बताओ, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही प्रोटॉन, बट क्लोरीन के पास तो इतना सारा सामान है, तो क्या इनका जो वॉल्यूम है जो इसके न्यूक्लियस का बराबर तो नहीं होगा ना, वो कहीं ना कहीं किसी रेंज में वेरी करेगा, राइट, तो किसी रेंज में वेरी करेगा, और वो रेंज किस पे डिपेंड करेगी, देखो एटॉमिक मास पे। तो वो वॉल्यूम और वो रेडियस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक मास। तो किस नंबर से वेरी करेगा, आर इक्वल्स टू ए की पावर 1/3, वेयर आर नॉट क्या है, आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.2 फेम्टोमीटर, 1.2 FM, ठीक है, ये तुम्हारी रेडियस है न्यूक्लियाई की। तो आर नॉट की वैल्यू याद रखो, आर नॉट कितना है 10⁻⁻15 मीटर। ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ये मत बोलना कि कैसे निकालते हैं, ठीक है, इनका कोई डेटा नहीं है, आर नॉट की वैल्यूज ये है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई का।
और ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी न्यूक्लियस की वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हो। मान लो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस तो हमें मालूम नहीं, बट हमें आर नॉट और ए की वैल्यू पता है। ए तो हमें पता ही है मास, तो यहाँ पर आप मास की वैल्यू रख दोगे ए की पावर 1/3 और इसका होल क्यूब। ये क्या आ जाएगा, किसी भी न्यूक्लियस की वॉल्यूम को आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब अच्छा, अब एक बार वॉल्यूम निकाल ली, अब डेंसिटी निकालो जरा। फोर्थ क्वेश्चन है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। करो, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, अपॉन मास। मास का भी देखते हैं, अपॉन 4/3 पाई। आर क्यूब को क्या लिखेंगे, आर नॉट का क्यूब अपॉन और ए। ठीक है, इतना यस मैम। आर क्यूब, ठीक है, ये इतना लिख दिया अपॉन मास। अब मुझे बताओ कि एक न्यूट्रॉन के पास, सॉरी, एक न्यूक्लियस के पास कितना मास होगा। एक तो होता है मास नंबर, है ना, कैसे लिखें मास नंबर, जैसे कि एग्जांपल क्लोरीन का ही ले लेते हैं, 16 और 37। ठीक है, अब मान लो मेरे पास इसमें न्यूट्रॉन है 16 और प्रोटॉन है मेरे पास 18। अब इसमें कितने हो गए, 11 हो गए क्या, 21। मैम 17 और 35 आएगा। हाँ, न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन हो गए 16 और न्यूट्रॉन मेरे पास हो गए 21। ठीक है, इतने हो गए। तो ये वाला डाटा है। अब मुझे मास चाहिए इस पूरे एटम, उसका न्यूक्लियस का मास चाहिए, तो इन दोनों से मिलके ही बनेगा। तो मास नंबर तो 37 है, तो मैं इस मास को कैसे लिखूंगी, 37 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, किसी एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास से। बोलो, लेट द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन और वन प्रोटॉन इक्वल्स टू m। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 37m से, तो मेरे पास ये टोटल मास आ गया ना, इंटू m। अब ये 37 क्या है, एटॉमिक मास, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a। ये हो गया ma अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो देखो a से a कैंसिल हो गई, अब क्या आया, मास अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। देखो ये डेंसिटी है। तो डेंसिटी देखो, कोई भी ऐसी चीज है जो वेरी कर रही हो किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के साथ डेंसिटी में, देखो जरा। नो मैम। नहीं है ना, कोई भी ऐसी चीज नहीं है डेंसिटी में जो पर्टिकुलर एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ वेरी करेगी। स्मॉल m कांस्टेंट है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास, आर नॉट कांस्टेंट है। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी, इसलिए ये लिखा है डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो डेंसिटी पर मास के का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी कितनी होगी हमारे पास, इसके रेंज के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली नंबर दिया हुआ है 2.3 kg। करो, फाइंड द मास ऑफ आयरन, गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एंड फाइंड द डेंसिटी। मास हमेशा याद रखना, यहाँ पे AMU में ही लेके चलेंगे अपन। रेडियस निकालेंगे पहले, आर नॉट के टर्म्स में निकाल देना।
56 की पावर 1/3 कितना बनेगा? 56 की पावर 1/3 मैम 3 पॉइंट समथिंग। 3 3 9 9 3 27 तो हो जाए 16 3 पॉइंट समथिंग में ही जाएगा, है ना? यस मैम। यहाँ पर यही है, यहाँ पे पता है कैलकुलेशन क्वेश्चन कैलकुलेशन में ही आएंगे, तो निकालो इसका क्यूब रूट, बचपन में करते थे। 3 पॉइंट कितना बनेगा? 3.3 मैम न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट है ना? हाँ, न्यूक्लियर डेंसिटी तो कांस्टेंट ही है। मैम वही तो पूछा गया है। न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, याद भी रख लो, ये सबकी सेम ही आनी है न्यूक्लियर डेंसिटी, यही। रेडियस तो बताओ। मैम 3.8। नहीं 3.2 नहीं है भाई। आर नॉट कितना था? 1.2 फेम्टोमीटर, है ना? अब 56 निकालो, ये किसके बराबर आएगा? मैम यही 3.8 आ रहा है। 3.8 आ रहा है, ठीक है। तो यस मैम। 1.2 इंटू 3.8 कितना आ रहा है? इसको मल्टीप्लाई करो 1.2 और 3.8 को। अप्रोक्सीमेट बताओ। मैम 4.56। ठीक है, 4 पॉइंट अप्रोक्सीमेट में आंसर जो है वो 4.6 लिखा हो, ठीक है, 4.6 फेम्टोमीटर। चलो, अभी क्या निकालना है? इसका मास बताओ। रेडियस आ गई, आयरन का अप्रोक्सीमेट मास बताओ। 56 यू। फाइंड द डेंसिटी। हाँ, 56 यू, ठीक है। मास कितना हो जाएगा हमारे पास? 56 यू। और यू क्या है? एक एएमयू का मास। तो 56 इंटू 1 एएमयू कितना था बच्चों? 10⁻⁻27 था। आगे क्या था? 1.6 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, तो ये तुम्हारा मास आ गया। सॉल्व कर लेना इसको। मैम अगर न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट है अप्रोक्सीमेट तो हम निकाल क्यों रहे हैं? मैम अगर ये न्यूक्लियर इन्होंने डेंसिटी दे कांस्टेंट दिया है है, कांस्टेंट है वो। हाँ, वो कांस्टेंट ही है, ठीक है। वो प्रूव करने के लिए क्या आयरन की भी सेम आती है कि नहीं, वो प्रूव करके देख लो एक बार खुद से। सब चीजें तुमने खुद निकाली है ना, रेडियस निकाला है, मास निकाला है, अब डेंसिटी भी निकाल लो। डेंसिटी क्या आ गई? मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मास कितना है मेरे पास, ये इसको रखो यहाँ पे, 56 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 रखा। वॉल्यूम भी रख के देख लो, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू। अब आर भी निकाल लिया है तुमने, रेडियस, ठीक है, 4.6 समथिंग आया है। इसको यहाँ पे रख लो, 4.6 फेम्टोमीटर है, मीटर में कर लो 10⁻⁻15। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द सेम एग्जैक्ट वैल्यू जो हम लोगों ने उस कांस्टेंट वैल्यू से निकाली है, ठीक है। उस कांस्टेंट से जो निकाली है वही आएगा। तो ये प्रूफ के लिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास हम यूज करेंगे, तो देखो डायरेक्ट उस 56 को उठा के 56 मत लिख देना, उसको एएमयू में चेंज कर लेना। वो मास नंबर है, 56 इज द मास नंबर, ठीक है। इस मास नंबर को एएमयू में चेंज करना होगा। तो 1 एएमयू मल्टीप्लाई बाय मास नंबर, ये आ जाएगा तुम्हारा मास, ठीक है। क्लियर है? बेसिक्स है, केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा इतना तो। यस मैम। डेंसिटी निकालोगे तो देख लो, सॉल्व करके यही आ रही है क्या वैल्यू? 2.3 इंटू 10⁻17 kg मीटर। कैलकुलेटर यूज कर लो, यस मैम, इतना ही आ रहा है अप्रॉक्स। ठीक है। तो वही है, तो डेंसिटी की वैल्यूज हमारी कांस्टेंट रहेंगी, ए पे इंडिपेंडेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने,
वॉल्यूम निकाली, डेंसिटी निकाली, और ये आंसर इन्होंने तो इन शॉर्ट में निपटा दिया है, पर ठीक है। अब हम अपनी दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। ठीक है, या इसी में स्लाइड ऐड कर लेती हूँ, 2-4 यहीं पे बता दूं। अब देखो न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस जो होता है वो कितना स्टेबल होता है ना। एक बार उसके बारे में देख लो थोड़ा सा, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर। लगा जितना ही हो पाएगा, तो ज्यादा हो गया। वेट करो 1 सेकेंड का बस। स्लाइड नंबर सेकेंड। हमारे से सबसे जो टफेस्ट टॉपिक थे ना वो हट गए तुम्हारे सिलेबस से। बहुत खुश, मजे करो तुम लोग। लाइफ वगैरह ये नहीं रहे अब, यही नहीं देना है क्या? ठीक है, कोई नहीं, हम लोग अपने चैप्टर से पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किस पे पता चलेगी बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मोटी मोटी चीज बताऊं, मान लो तुम्हारे पास 5, मेरे पास यहाँ पे 5 प्रोटॉन है। ठीक है, ये मेरे पास 5 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन मान लो, 3 न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये अलग अलग रखे हुए हैं, अभी अलग अलग रखे हुए 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन तुमने निकाल के रख लिए। ठीक है, तुमने इनका मास कैलकुलेट करा, 3 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 3 मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तुमने ये ऐड करा, सपोज करो तुम्हें ये नंबर मिला 5। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, एक ऐसी प्रोसेस हुई, अब ये जो न्यूक्लियस, ये जो है ना 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, ये एक न्यूक्लियस में फॉर्म हो गए। ये तो अभी इंडिपेंडेंट रखे हुए हैं। ठीक है, ये तुमने इंडिपेंडेंट का मास कैलकुलेट किया और वो अच्छा 3 और 3 6 मानो, 6 आया। ठीक है, अब आपने कोई प्रोसेस करी, अब ये एक न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस में तुम्हारे पास अभी भी क्या है भाई, 3 तो प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है। बट अब हमने इस न्यूक्लियस का मास जब कैलकुलेट करा, इस न्यूक्लियस का मास जब कैलकुलेट करा, तो ये जो न्यूक्लियस का मास है ना, ये स्मॉल वैल्यू आई, यानी ये मास जो है ये ज्यादा आया, इंडिपेंडेंट मास ज्यादा आया, जबकि न्यूक्लियस का मास कम आया। ऐसा होना चाहिए था? नो मैम। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ऐसा रियलिटी में हुआ कि जब भी आप इंडिपेंडेंटली मास की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो अलग वैल्यू आएगी। जब न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करा तो सपोज करो ये आया 5.9888 समथिंग, तो यानी देयर सम मास डिफरेंस, कि कुछ ना कुछ तो मास में डिफरेंस है। तो वो मास कहाँ गायब हो गया? वो मास कहाँ गया? तो बच्चों वो मास कहाँ गया? वो मास एनर्जी के फॉर्म में गायब हो गया, है ना, वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गया। जब हमने क्या बनाया, इस पूरे न्यूक्लियस को बनाने में जो भी प्रोसेस हुई, जो फॉर्मेशन हुई, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के में कौन सा फोर्स लग रहा है, एक बार बताओ? रिपल्सन का। अट्रैक्शन। हाँ सॉरी, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कैसा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है ना। बट नहीं, एक बार बताओ, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव क्यों है? अट्रैक्टिव फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स है ना इनके बीच में। और न्यूक्लियर फोर्स तो ऑलवेज कैसा होता है?
अट्रैक्टिव। ठीक है, तो इनके बीच में कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है ना। अब अट्रैक्टिव फोर्स है, ये कोलैप्स ना कर जाए, इसकी वजह से हम लोगों ने क्या बनाया, न्यूक्लियस बनाया। तो न्यूक्लियस की वजह से अब उस न्यूक्लियस को बाउंड स्टेज में रखने के लिए एक फोर्स नेसेसरी था, जो था न्यूक्लियर फोर्स, है ना, जो था न्यूक्लियर फोर्स। तब ये जब न्यूक्लियर बना, जब इसकी फॉर्मेशन हुई, तो हमने देखा कि मास कहीं ना कहीं रिलीज हो गया। कैसे रिलीज हो गया, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से मिली, इन्हीं इंडिपेंडेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस से। इन्हीं इंडिपेंडेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एनर्जी में चेंज हो गया और वो रिलीज हो गया। तो वहीं से हमारा आता है मास एनर्जी रिलेशन, जो कि आइंस्टाइन देते हैं। वो क्या आता है, चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन मास इनटू सी स्क्वायर। यानी हमारा मास किस में चेंज हो गया, एनर्जी में चेंज हो गया। ठीक है मैम बट इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग जो सेम चार्जेस होते हैं रिपेल करते हैं, तो मैम यहाँ पर न्यूक्लियर में तो मैम सभी चार्ज पॉजिटिव है, तो मैम रिपेल क्यों नहीं करते वो? देखो, वो फोर्स, वो तुमने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर है कि अपोजिट चार्ज रिपेल करते हैं और सेम चार्ज, सॉरी, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं। बट न्यूक्लियर फोर्स कहता है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है। कैसा भी अगर यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव चार्ज है। देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ये भी अट्रैक्ट करेंगे। तो ये है खूबी न्यूक्लियर फोर्स की। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या कहता है, चाहे कैसा भी चार्ज हो, कैसा भी चार्ज पार्टिकल हो, न्यूक्लियर फोर्स हमेशा कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है। अब एक बात बताओ, तुमने जब पढ़ा था तो वहां पर जो टोटल एनर्जी निकाली थी हम लोग भी, तो वो टोटल एनर्जी किसमें आई थी, इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी नेगेटिव थी कि पॉजिटिव थी? नेगेटिव। मैम नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अगर किसी की भी एनर्जी नेगेटिव है उसका मतलब क्या है, दीज आर इन द बाउंड स्टेट, वो बाउंड स्टेट में है। अगर मुझे वो अनबाउंड में करने हैं तो मतलब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो जाके अनबाउंड स्टेट में होंगे। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इन सारे चार्ज पार्टिकल की, वो किस में है, नेगेटिव में है। अगर वो नेगेटिव में है तो इसका मतलब क्या है, ये बाउंडेड स्टेट में है। इसका मतलब इन्हें रिलीज करने के लिए तुम्हें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी इस प्रोसेस को बनने में लगी है। मान लो इसको चेंज होने में ये 6 से 5.99 हो गया, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ मास चेंज हुआ, विच इज डेल एम। तो वो एनर्जी कितनी निकली, डेल एम सी स्क्वायर। अगर इसी अमाउंट की एनर्जी तुम इस न्यूक्लियस को दे दोगे, एक्सटर्नल एनर्जी, तो तुम्हारा ये न्यूक्लियर क्या हो जाएगा, अनबाउंड स्टेट में चला जाएगा। कैसे ही बोल लो, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, तुम्हारा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बनाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर देता है। ठीक है, द मोर स्टेबल इज द, जितना न्यूक्लियर स्टेबल होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जितनी अमाउंट की एनर्जी तुम्हें देनी पड़ रही है, मान लो अब देखो, सपोज करो तुम्हारे पास दो न्यूक्लियस हैं, एक वन न्यूक्लियस और ये सेकंड न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को अनबाउंड करने के लिए तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ रही है और इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने दिमाग से बताओ कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। हम सेकंड स्टेबल वाला। देखो, स्टेबल का मतलब ये ऐसे समझो, स्टेबल का मतलब कि आपको किसी चीज को तोड़ने में अगर ज्यादा एनर्जी लगे तो वो चीज ज्यादा मजबूत है ना, है ना। यस मैम। यस मैम। किसी चीज को तोड़ने में जितनी एनर्जी लग रही है वो चीज ज्यादा मजबूत है, तो उसको ऐसे स्टेबिलिटी से देखो। मान लो सेकंड वाला जो न्यूक्लियस है उसको आपको तोड़ने के लिए, मतलब उसके सारे इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग करने के लिए तुम्हें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। तो मतलब सेकंड वाला जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा स्टेबल है बजाय फर्स्ट वाले न्यूक्लियस के। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आई है, यानी ये वही एनर्जी है जो किसको, इसको बनाने में लगी है। मतलब इंडिपेंडेंट न्यूट्रॉन्स को जब आपने एक न्यूक्लियस में बनाया, जो एनर्जी उसको बनाने में लगी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको किस में करने में लगेगी, अलग करने में। इतना समझ में आया कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी अलग करने में और बनाने में, ठीक है। और एनर्जी क्या होगी, मास में चेंज हो जाएगी, और मास किस में चेंज होगा, एनर्जी में। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, ठीक है।
Yes, ma'am. ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। तो क्या कहते हैं, जितना स्टेबल न्यूक्लियस होगा उसके लिए हमें क्या, उतना ही अमाउंट की एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, हाँ बोलो। डिपेंड्स ऑन एनर्जी, है ना, कि कितनी एनर्जी हम लोग इसको तोड़ने के लिए दे रहे हैं। उस एनर्जी को बच्चों क्या नाम दिया गया है? बाइंडिंग एनर्जी। उस एनर्जी को क्या नाम दिया गया है? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्यों? क्योंकि वो उस न्यूक्लियस को बांधने में मदद कर रही है। भाई ये तो दूर चले जाएंगे, अब उस जिस चीज को तुम बांध के रख रहे हो उसके लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए, उसी एनर्जी को बोला गया है बाइंडिंग एनर्जी। इतना ठीक है? इसी की Yes, वजह ma'am. से, अब इसी की वजह से क्या होगा, देखो इसी की वजह से क्या होगा, द मास ऑफ, लिखो द मास ऑफ ईच एलिमेंट। बस इतना ही है ये चैप्टर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस हम लोग अब पीवाईक्यूज करेंगे। द मास ऑफ ईच एलिमेंट एटम इज लेस देन द सम ऑफ constituent particles। ठीक है, तो एक एलिमेंट का जो मास होगा ना वो कम मिलेगा उसके अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स को ऐड करोगे। कैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक हीलियम है, हीलियम का एटम है, ये हीलियम का एटम है सपोज करो। ठीक है, अब इस हीलियम के एटम को कैसे लिखेंगे, एक बात बताओ कैसे लिखोगे इस हीलियम के एटम को? 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही होगा। ठीक है, Yes, अब ma'am. सपोज करो मैंने प्रोटॉन 2 लिखा, प्रोटॉन का मास बच्चों मैं लिख रही हूँ एटॉमिक यूनिट्स में लिख रही हूँ, ये होगा 1.0078, ये गिवन है। ठीक है, मैंने अब न्यूट्रॉन का मास लिखा 2 इंटू, जो कि अप्रोक्सीमेट है, बट स्लाइटली प्रोटॉन से बड़ा होता है न्यूट्रॉन का मास, 1.008 कुछ आया। ठीक है, इक्वल्स टू, ये वैल्यू बनी मेरी 4.032 सपोज करो, ये आया तुम्हारा। अलग अलग जब मैंने इसको कैलकुलेट करा तो मेरा इतना मास निकल के आया, बट जब एक्सपेरिमेंटली देखा, ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये तो तुमने कैलकुलेट करी है ना, कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस के हिसाब से ये होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली क्या मिला? एक्सपेरिमेंटली जो मास आया स्टूडेंट्स, वो कितना देखने को मिला? 4.002, इतना मास देखने को मिला एक्सपेरिमेंटली। यानी देखो दोनों मास में कितना डिफरेंस है। अब ये जो एनर्जी, ये जो मास है, ये कहाँ गया? इसको माइनस करो, डेल एम निकालो, इसी को डेल एम बोलेंगे। 4.032 माइनस 4.002 कितना आया? 0.03. ठीक है, ये इतना मास जो है ये कहाँ गया? ये इतना मास चेंज हो गया एनर्जी में। भाई अब ये अलग अलग जो बिखरी चीजें पड़ी हैं, इनको समेटने में भी तो एनर्जी चाहिएगी, तो इन चीजों को जब समेटा तो एनर्जी रिलीज हो गई। अब देखो बात आएगी कि एनर्जी यूज करी है या एनर्जी बाहर फेंक दी है, मतलब रिलीज करी है या एब्जॉर्ब करी है, बात ये है। तो एनर्जी को रिलीज किया गया है। जब ये प्रोसेस होगी एट न्यूक्लियस फॉर्मेशन की, तो इसमें आपकी जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, तो एनर्जी चली गई बाहर। और किस कॉस्ट पे गई है? मास की कॉस्ट पे गई है, कि मास को कम कर दिया और एनर्जी बाहर चली गई। तो डेल एम को क्या बोलते हैं? इसी डेल एम को बोलते हैं मास डिफेक्ट। इसी को क्या बोला गया है? मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे बच्चों? मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे? ये देखो, ये एक्सपेरिमेंटली क्या है? 4.002 क्या है? ये हीलियम का है, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला है, ये है हीलियम का मास। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखो। देखो जैसे मान लो ये हीलियम का 2 और ये 4, इसको हम कैसे लिखते हैं? अगर मान लो मेरे पास कोई एटम है, तो इसको देखो लिखा मैंने 2 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 ऑफ मास ऑफ
न्यूट्रॉन इसके बराबर है हीलियम का मास, ठीक है, प्लस एनर्जी। ये फॉर्म का है। तो ये एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। और मास डिफेक्ट के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस हीलियम का मास, ठीक है। ये किसके बराबर है, डेल एम सी स्क्वायर, इसके बराबर एनर्जी, पूरी एनर्जी के बराबर है, ठीक है। एनर्जी को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेल एम सी स्क्वायर लिख दिया। तो ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, बाइंडिंग एनर्जी मैंने बताया था, बाइंडिंग एनर्जी क्या बताया था, एक चीज जल्दी बताओ, जल्दी क्या बोल रहा था बाइंडिंग एनर्जी, एक टर्म आई थी बाइंडिंग मैम एनर्जी। न्यूक्लियस स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन बाइंडिंग एनर्जी। यही। हाँ, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या थी कि हमें जब न्यूक्लियस को डिसेंबल करना है, अगर इलेक्ट्रॉन, मैं न्यूक्लियस को चाहूँ कि न्यूक्लियस अलग अलग हो जाए, तो मुझे उतनी अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी उसको बाउंड करके करने में लगी है, उसी को बोला है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब एक चीज देखो, बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं तुम्हें डेफिनेशन से लिखवाऊं, एनर्जी यूज्ड टू, देखो बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है, सब डिलीट हो गया सिलेबस से। डिसेंबल द, इसकी पीपीटी बनानी नहीं, न्यूक्लियस appears as extra mass of separated nucleus। तो जितनी एनर्जी हमें डिसेंबल करने में लगेगी उन एक्स्ट्रा मासेस को, वही हमारा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये तो एक चीज हो गई बाइंडिंग एनर्जी। अब एक होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कैसे, मान लो, अब देखो वो क्या होता है, सपोज करो तुम्हारे पास हाइड्रोजन का आइटम है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैं बोल रही हूँ इसकी तुम्हारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है बच्चों, वो मैं सपोज करो मैं बोल रही हूँ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, सपोज करो। अब मैं बोल रही हूँ, ये सपोज करना है बस, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू ये सपोज करनी है। मैं बोल रही हूँ ये तुम्हारे पास है दूसरा क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का होता है 17 और 36। अब सपोज करो मैंने बोला इसके पास है बच्चों कितना, 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जो ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ये कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रख रही है, चलो इसको हीलियम ही ले लो, 2 4, ये कितने को बांध के रख रही है, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, है ना। जबकि Yes, ये ma'am. जो 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बाइंडिंग एनर्जी है, इसने 36 न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांध के रखा है। जबकि बाइंडिंग एनर्जी तो किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। अगर तुम सिर्फ क्लोरीन के उस पे बाइंडिंग एनर्जी के बेस पे देखोगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो तुम्हारा आंसर होगा मैडम क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के पास ज्यादा एनर्जी है, मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको अलग अलग करने में, डिसेंबल करने में। बट एक चीज देखो, क्लोरीन के पास जो 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, वो 36 न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांध के रख रही है, पर वही 7 इलेक्ट्रॉन बस 4 चीजों को बांध के रख रही है। तो मोर एक्यूरेट टर्म क्या हुई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्या हुई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आप स्टेबिलिटी किस पे ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, पर न्यूक्लियन या टोटल, मैम पर पर न्यूक्लियन। है ना, पर न्यूक्लियन पे हम ज्यादा बेटर डिफाइन कर पाएंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो यही है बाइंडिंग एनर्जी, इसका ग्राफ वगैरह है, ठीक है, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी ग्राफ तो मैं इतना एक्यूरेटली नहीं बना पाऊंगी, तो वो पीपीटीज में होगा ना, तब हम उसको ध्यान से देखेंगे। तो बेसिक तो यही था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये 2 इक्वेशन है जहां से हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेके किया है, यहाँ पे कोई भी एटॉमिक न्यूक्लियाई हो सकती है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी हो गई। अब एक चीज देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा फिजन और उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। देखो सपोज करो, एक सेकंड देखो, ऐसा कुछ नहीं, हाँ मिल गया डायग्राम। देखो एक ग्राफ बना रही हूँ, एक बार वो ग्राफ देखना, ठीक है, एक बार ये ग्राफ देखो। मान लो यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियॉन्स का नंबर है
उसका नंबर है, और ये मेरे पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन, ठीक है। ऐसे गिरता हुआ चला गया ग्राफ, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन है 1 2, ठीक है। ये हमारा दूसरे नंबर पे, और ये मेरा 4, यहाँ पे मान लो क्या आ गया, ड्यूटेरियम आ गया 3 पे, लिथियम हो गया 6 और 3, ठीक है। यानी यहाँ 6 आ गया, ये मान लो मेरा यहाँ आ गया 8, ठीक है। तो 8 पे हीलियम 2 4 ज्यादा, 26 56। देखो अब इसमें क्या है, ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, देखो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बताऊं, आयरन से देखो, आयरन का एटॉमिक नंबर है 56 और इसका एटॉमिक मास है, सॉरी नंबर है 26, मास है 56। अगर यहाँ तक देखूं मैं सिर्फ और सिर्फ 75 तक लगा लो आर्सेनिक, ठीक है। यहाँ पर कहीं 75 तक आ रहा है हमारा आर्सेनिक, ठीक है। आगे तक चले जाते हैं, यानी ये 50 हो गया और ये 80 हो गया, यानी यहाँ तक के जो न्यूक्लियॉन्स हैं, ये न्यूक्लियॉन्स कहलाए जाएंगे स्टेबल। स्टेबल क्यों कहलाए जाएंगे, क्योंकि इनके पास जो एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी पर, देखो ये क्या है, न्यूक्लियॉन नंबर्स, और ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इस वाले एक्सिस पे है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो इनके बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है ना, ये अच्छी खासी है ना। इसको अगर मैं इसकी पर्टिकुलर वैल्यू बताऊं, ये एटम्स हैं तुम्हारे स्टेबल, बट जैसे ही अगर तुम लोग हैवियर पार्टिकल्स के पास जाओगे, जैसे तुम्हारा SN हो गया है ना, EU हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा यूरेनियम आएगा, ये पार्टिकल्स क्या होने लग जाएंगे, अनस्टेबल। भले ही इनकी जो एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है, बट ये एनर्जी, ये कैसे हैं, अनस्टेबल है, क्योंकि इनके पास पर न्यूक्लियन एनर्जी देखो कम है। अगर देखो तो इसका देखो हाइड्रोजन का 8 है और ये एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम जा रही है, देखो यहाँ, देखो ये इनसे भी कम है इनकी वैल्यूज। यानी अगर 80 से आगे बढ़ते जा रहे हो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती जा रही है, सुनो, अगर 80 एटॉमिक नंबर से ज्यादा जा रहे हो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जा रही है। वो कम होती जाने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनस्टेबल हैं, यानी जिनका एटॉमिक नंबर कितना है, 80+। मोर देन 80 है, उनके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है ना, आर लेस। तो ये क्या है, अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना। तूने देखा होगा हैवियर न्यूक्लियाई है, वो क्या होगी, रेडियो एक्टिव होगी। रेडियो एक्टिव क्यों होगी, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगी। और स्टेबल कैसे करेगी अपने आप को, किस प्रोसेस से करेगी स्टेबल, फिजन से ना, फिजन की प्रोसेस होगी। फिजन क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी, कौन क्या होता है फिजन का मतलब, कि अपने न्यूट्रॉन्स को क्या करती जाएगी, कम करती जाएगी धीरे धीरे, है ना, बाहर निकालती जाएगी, प्रोटॉन से मतलब न्यूक्लियस से बाहर निकलता जाएगा तो आपका न्यूट्रॉन। तो बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन ये एटॉमिक न्यूक्लियाई अपने आप को क्या करने की कोशिश करती हैं, स्टेबल करने की कोशिश करती हैं। कौन सी, जिनका एटॉमिक नंबर किससे ज्यादा है, 80 से ज्यादा है। तो 80 से ज्यादा है तो किस प्रोसेस से स्टेबल होंगी, फिजन की प्रोसेस से स्टेबल होंगी।
तो लेकिन 50 से और 80 के बीच में इनके पास अच्छी खासी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो ये कैसी हैं? ये स्टेबल हैं, बट ये अनस्टेबल हैं। अब आई इनसे छोटे वालों की बात, जैसे तुम्हारा ये हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनके केसेस में क्या होगा? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अरे मैं कह रही हूँ कि इसके लिए बताओ, जो ग्राफ हीलियम, जो हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक गया है, लिथियम के लिए आया है, फिर ऑक्सीजन के लिए आया है, यहाँ पर ये कहीं पे नाइट्रोजन के लिए है, ठीक है। इसमें देखो फ्लक्चुएशंस हो रही है। हाइड्रोजन की तो बहुत छोटी है एनर्जी, ठीक है, बट नाइट्रोजन की जाके फिर वो और कम हो गई, है ना। यहाँ पे लिथियम का 6 के आसपास आया है। तो जो स्मॉलर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की न्यूक्लियाई हैं, यानी जिनके एटॉमिक नंबर स्मॉल हैं, वेरी स्मॉल है, जिनकी न्यूक्लियाई, अब इनके पास क्या है? इनके पास एटॉमिक जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये बहुत ज्यादा है। जैसे मैं एग्जैक्टली बताती हूँ क्या है। इन द ग्राफ there are some fluctuations, we can see the binding energy per nucleon are relatively higher। जैसे हीलियम की, कार्बन की और ऑक्सीजन की, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। देखो हाइड्रोजन पे पीक आ रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इस पे पीक है, ये नाइट्रोजन है, इस पे पीक है, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये कैसे एटम्स हैं? ये तो स्टेबल एटम है। बट जैसे लिथियम हो गया, देखो लिथियम की एनर्जी कम है ना। हाइड्रोजन हो गया, इनकी एनर्जी क्या है? इनकी एनर्जी बहुत कम है। तो ये अपने आप को स्टेबल कैसे करते हैं? कुछ एटम्स हो गए ना, जैसे क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया। अब ये क्या है? ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इनकी एनर्जी बहुत कम है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? किस प्रोसेस में जाते हैं? फ्यूजन, ठीक है। देखो सारे एटम नहीं जाते, ऑक्सीजन का फ्यूजन नहीं होता, है ना। क्या ऑक्सीजन जाता है? ऑक्सीजन का फ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ कौन से एटम होते हैं जिनका फ्यूजन होता है? हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, यानी जो बहुत स्मॉल है, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। इसलिए ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए फ्यूजन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, जब इनकी न्यूक्लियाई स्टेबल हो पाती है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है तुम्हारा। एक तो 50 से 80 जो कि स्टेबल है, उन्हें कोई लेना देना नहीं। सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी आयरन की, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम फॉर आयरन। देखो आयरन की मैक्सिमम है, मैक्सिमम। इसके बाद 80 के बाद गिरती चली जाएगी बाइंडिंग एनर्जी, डिक्रीज हो जाएगी रैपिडली। तो डिक्रीज होगी मतलब न्यूक्लियर अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब स्टेबल होना चाहेगा। कैसे स्टेबल होगा? फिजन से। अब 50 के इधर की तरफ आ जाओ, इधर की तरफ आओगे तो देखो वेरिएशंस दिख रही है, ग्राफ बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसमें क्या होगा? जिनकी एनर्जी बहुत कम है वो अभी भी अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने के लिए वो स्टेबल होंगे। तो स्टेबल के लिए कौन सा प्रोसेस वो लोग करेंगे? फ्यूजन का। क्योंकि भाई अब वो उनके पास खुद ही 1-2 न्यूक्लियाई है, उन्हें निकाल तो सकते नहीं। तो वो क्या होंगे? वो न्यूक्लियाई होंगे फ्यूज। तो वो अपने आप को स्टेबल इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अगर हाँ, तो अगली क्लास में देखते हैं, या तो मैं इनके न्यूमेरिकल कराऊंगी या तुम्हारे जो टेस्ट है उसका रिवीजन होगा, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके मैम। मैम। इससे ज्यादा थ्योरी तो नहीं पढ़नी है, इनफ है, बस अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इससे ज्यादा नहीं आएगा पेपर में, सब डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो Okay, डिलीटेड ma'am. पार्ट नहीं पढ़ना है। ओके मैम। ओके मैम। चलो, ओके, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू मैम। बाय मैम। Hi, ma'am. Good night, ma'am. थैंक यू Bye, मैम। ma'am. बाय मैम। गुड नाइट मैम।